KD4M हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 5। सुना कहानी की पृष्ठभूमि पूर्णतः मौलिक और मेरी कल्पना से तैयार की गई है, इसलिए इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कौशिक आपके साथ हूं। छोटी सी गुलाबी प्लास्टिक की टॉर्च तुरंत हाथ से गिर गई। प्लास्टिक का सामान होने के कारण शरीर पर चोट के निशान तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनकी जिंदगी की रोशनी तो बुझ गई। चारों ओर अथाह अंधकार। राजदीप को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वह उन काली छाया आकृतियों को धीरे धीरे अपनी ओर आते हुए स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। शरीर के चारों ओर गर्माहट महसूस हो रही है। राजदीप को काफी पसीना आ रहा है। एक हाथ ने आकर उसका गला पकड़ लिया, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी तिनके का सहारा लेकर बचने की कोशिश कर रहा हो। वह अपने दोनों पतले हाथों से उसकी गर्दन पर लिपटे बालों वाले हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। मेरी सांसें फूल रही हैं। मां, और मां, मैंने तुम्हें फिर कभी नहीं देखा। राजदीप की आंखों के सामने एक एक करके अपनों के चेहरे तैरने लगे। मां, पिता, दादा, सास, नन्ही टुनताई, जो अब कभी किसी को नहीं देख पाएंगी। गुलाबी मशाल अब तुम्हें नहीं दी गई। मेरी मां, तुम्हें अब बनारस नहीं ले जा सकी। तुम्हारा यह छोटा भाई बौद्धि पूजा के लिए तुम्हारी पसंदीदा साड़ी भी नहीं खरीद सका। सब अच्छे रहें, सब अच्छे रहें। इंटर्नशिप पूरी करने के बाद राजदीप चौधरी को मुर्शिदाबाद जिले के इस सुदूर गांव में पोस्टिंग मिल गई। बांग्लादेश की सीमा गांव से ज्यादा दूर नहीं है। चूंकि यह गांव एक मंत्री का मूल घर है, इसलिए यह छोटा सा ग्रामीण अस्पताल उनकी ही पहल पर कुछ दिन पहले बनाया गया था। मंत्री के मूल घर को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है और घर के एक तरफ डॉक्टरों के आवास बनाए गए हैं। पोस्टिंग की जगह सुनकर मां थोड़ा रो रही थी और पापा भी कह रहे थे कि कहीं और पोस्टिंग तो नहीं मिलेगी, पता कर लो। लेकिन राजदीप ने एक न सुनी। उनका खून खौल रहा था। अपने गांव जाकर गरीब लोगों की सेवा करने का बचपन का सपना उन्होंने कितनी बार अपने जीवन का लक्ष्य में लिखा है, और अब जब मौका आएगा तो वह पीछे हट जाएंगे। कभी नहीं। लेकिन इसी क्षण राजदीप को मृत्यु के द्वार पर खड़े अपने माता पिता की मनाही न मानने का भयंकर पश्चाताप होने लगा। अगर उसने उनकी बात मान ली होती तो आज उसे इस तरह अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। राजदीप को याद आया कि ठीक 1.5 महीने पहले जब वह एक शाम बस से उतरे और इस गांव की धरती पर कदम रखा तो उनकी रगों में उत्साह बह रहा था। वह यह सोचकर रोमांचित थे कि उनका वर्षों का सपना सच हो रहा था। लेकिन घुनाक्षर को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि भले ही बाद में उसकी झुंझुनी जारी रही, लेकिन झुंझुनी का कारण जल्द ही बदल जाएगा। रामभरस दास, एक आधा बिहारी आधा बंगाली अधेड़ उम्र का व्यक्ति, ट्रॉली लेकर राजदीप को बस स्टॉप से लाने आया। वह यहां डॉक्टर बाबू के फेफॉर्मस बिस्तर पर है। राजदीप बचपन में गांव के घर में बिताए दिनों की यादों में डूब गए। रात में ट्रॉली में ज्योत्सा भरकर ग्रामीण बंगाल की अद्भुत सुंदरता देखी, लेकिन सहसा रामवरस की पुकार से चौंका। तुमने उधर नहीं देखा, तुम्हें निधिराम का तालाब दिखा। इसलिए तुम शहर वालों और क्या कहते हो, दुनिया में ऐसा नहीं करोगे निश्चय। मैं इसे वैसे भी कहूंगा। सभी कहते हैं कि जो भी रात में इस तालाब की ओर देखता है उसे निधिराम का छोटा चमगादड़ बुलाता है। अरे अरे बेबी, मत देखो मत देखो। राजदीप ने आश्चर्य से मुंह घुमाया। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। मुझे नहीं पता कि वह यहां कितना कुछ कह सकता है बेटा। मैं तुम्हारे कमरे में जाकर उसे बताऊंगा। राजदीप को समझ आ गया कि भूतों के बारे में कुछ तो बात होगी। भले ही वह भूतों में विश्वास नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों वह अब तालाब की ओर देखना नहीं चाहता था। जब वह क्वार्टर पर आया तो उसे पता चला कि एक बार निधिराम नामक ग्रामीण का 12 वर्षीय लड़का खेलते खेलते तालाब में डूब गया। इसलिए रात में जिसने भी तालाब की ओर देखा उसने बालक को तालाब पर तैरते हुए देखा। जो काफी देर तक देखता रहा वह बालक निधिराम था, और वह गहरे पानी में चला गया। राजदीप को इन गंजाखुरी बातों पर यकीन नहीं था। सिर्फ उस अभागे बच्चे के बारे में सोच सोचकर उनका मन ऊब रहा था। अगली सुबह राजदीप की डॉ. सोमनाथ देव से बात हुई। लगभग 40वें वर्ष का यह हंसमुख व्यक्ति राजदीप को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ओह, मुझे बचा लो भाई, मैं अब इसे अकेले नहीं कर सकता। राजदीप ने आश्चर्य से पूछा,
इतने सारे मरीज हैं इस गांव में। ओह नहीं नहीं, मरीज का तनाव अलग बात है। जो कोई भी वहां नहीं गया है वह यह नहीं समझ पाएगा कि पूरे दिन इस पुराने घर में अकेले रहना कितना भयानक है। राजदीप ने सोचा कि शायद देव को अकेले रहना पसंद नहीं है और इसीलिए वह ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जल्द ही उनकी गलती साबित हो गई जब देव ने पूछा, आप कहाँ रुकने की योजना बना रहे हैं? अरे क्वार्टर में क्यों? क्या तुम पागल हो? उस क्वार्टर में कोई रहता है? क्यों? मैंने कल बहुत अच्छा समय बिताया और जिस लड़की ने खाना दिया वह एक अच्छी रसोइया भी है। तो समस्या कहाँ है? ओह तुम नहीं समझती वाया, ये मामला अलग है। क्या आप अलौकिक में विश्वास करते हैं? सर आप तो राम भरोसे जैसी बातें करने लगे। मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। आपको लगता है कि मैं एक डॉक्टर के रूप में ये बातें कह रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए आपकी तरह मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। क्या? मैं नहीं कर सका। 2 या 3 सप्ताह के बाद मुझे क्वार्टर छोड़ना पड़ा। अब मैं शहर से यात्रा करता हूं। ये मुश्किल है लेकिन मुझे शांति है। तुम्हारी सास भी अपनी बेटी के साथ वहीं रहती है। तो मैं कहता हूं कि भाई यहां मत रहो। जो मैंने सहा है वह मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। शहर चले जाओ, तुम्हें अच्छा घर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों सुबह ड्यूटी छोड़कर रात को शहर के लिए निकलेंगे तो रात को कोई बीमार पड़ गया तो क्या होगा? उस कर्तव्य के बारे में चचेरा भाई, ये नहीं सुना? अंकल अपनी जान बचा लीजिए। पहले खुद को बचाइए, फिर लोगों को बचाइए। इसके बाद देव ने राजदीप के सामने अपनी चमत्कारी भावनाओं के कुछ उदाहरण पेश किए, जिससे राजदीप और भी चिढ़ गए। भूत प्रेत एक मनोवैज्ञानिक समस्या या भ्रम से अधिक कुछ नहीं है, लेकिन रामभासर जैसे लोग डॉक्टर बनकर ऐसे अंधविश्वास का पालन करेंगे तो अंधविश्वास से कैसे मुक्त होंगे? लेकिन आज राजदीप रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उस दिन देव की बातें क्यों नहीं मानी तो आज उन्हें देख नहीं पाते। 2-3 दिन बाद हंगामा शुरू हो गया। शाम को राजदीप को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई खिड़की के पास खड़ा चुपचाप उन्हें देख रहा हो। लेकिन राजदीप ने खिड़की की तरफ देखा तो उन्हें कुछ नजर नहीं आया। बाहर जाकर भी देखा तो कोई नहीं मिला। कुछ दिनों बाद रात में छत से अजीब सी आवाजें आने लगीं, मानो कोई बड़े पैरों से छत के पार चल रहा हो। अगर आप शरीर से कमजोर हैं तो साहस से क्या होगा? रात को अकाली घर से लाई गई 5 सेल वाली टॉर्च लेकर छत पर गई। अस्पताल के निर्माण के दौरान बचे उपकरणों के ढेर के अलावा वहां शव का कोई अस्तित्व नहीं मिला। लेकिन उसके नीचे आने के बाद फिर से शोर शुरू हो गया। उस दिन सीढ़ियों से उतरते समय उसके हाथ से टॉर्च गिरकर टूट गई। इन सब के बावजूद राजदीप ने मन ही मन सोचा कि रामवरस और देव की बातें उसके दिमाग में बैठ गई हैं और शायद ऐसा भ्रम पैदा किया जा रहा है। रामवरस ने एक दिन पूछा, आप तक ताछें तो 4, कोई टंटा बखेड़ा नहीं था? राजदीप ने रामवरसर की आंखों को देखा और समझ गया कि वह क्या सुनने की उम्मीद से पूछ रहा था। हालांकि उस दिन उन्होंने रामवरस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन राजदीप को लगा कि उनकी हिम्मत धीरे धीरे कमजोर होने लगी है। हालांकि उनके बारे में ये अफवाहें सुनने के बाद इतने बड़े एकांत घर में अकेले रहने से कौन डरेगा? फिर भी राजदीप ने तब तक यहां से जाने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन 2 दिन पहले जो हुआ उसके बाद वह इस क्वार्टर को छोड़ने के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। रात के करीब 2 बजे होंगे। अचानक तेज आवाज और झटके से राजदीप की नींद खुल गई। नहीं, आज आवाज छत से नहीं, जमीन के नीचे से आ रही है। लेकिन यह कैसे संभव है? कुछ देर के लगातार शोर के बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन राजदीप पूरी रात अपनी आंखें बंद नहीं कर सके। अगली सुबह रात की घटनाओं के बारे में सोचते हुए थोड़ी लापरवाही से डॉक्टर देव से शहर में उसके लिए एक अच्छा घर खोजने के लिए कहा। नहीं, आप दिन दिन इस तरह नहीं रह सकते। राजदीप को अभी भी यकीन नहीं है कि यह कोई भूत है या कोई मानसिक त्रुटि, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर वह इस तीव्र मानसिक द्वंद्व से पीड़ित होंगे तो जल्द ही बीमार हो जाएंगे। देव आज सुबह जादुई तरीके से एक घरेलू खोज लेकर आए। हालांकि कुछ समय के लिए खुशी हुई, लेकिन कुछ समय बाद राजदीप का मन भारी हो गया। कहाँ गए उनके आदर्श, उसका कर्तव्य बोध? वह डर के मारे भाग रहा है। यह है कल शाम एक लड़की पेट में तेज दर्द के कारण भर्ती होने आई। राजदीप न होता तो लड़की का इलाज कैसे होता? अस्पताल के अन्य कर्मचारियों की संख्या भी कम है, वे भी रात में गायब रहते हैं और ड्यूटी छोड़ देते हैं। जब राजदीप एक दिन इस बारे में बड़बड़ाने गए तो देव ने उनसे बहुत कठोर भाषा में कहा कि उन्हें भले ही अपनी जिंदगी का भ्रम न हो,
लेकिन उन्हें दूसरों को खतरे में डालने का कोई अधिकार नहीं है, या वह जानबूझकर उनकी जासूसी कर रहे हैं। अधीनस्थ। उस दिन राजदीप का सिर शर्म से उठ गया, लेकिन उन्हें अपने पिता की बात याद आ गई और वे कुछ नहीं बोले। नौकरी में आने से पहले मेरे पिता मुझसे बार बार कहते थे कि मैं अपने सहकर्मियों से किसी झंझट में न पड़ूं। सच कहें तो राजदीप इस अस्पताल के कामकाज के तरीकों को देखकर हैरान थे। कहाँ है उसके सपनों की जगह और कहाँ है? राजदीप भी हर काम नियमानुसार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अकेले प्रयास करने से क्या होता है? राजदीप ने कल क्वार्टर छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन एक अजीब दुविधा में पड़ गए, और इसलिए वह शाम को अपने क्वार्टर में लौट आए और रात में फिर से अस्पताल गए। वर्तमान में भर्ती तीनों मरीज बिस्तर पर हैं। उन पर एक नजर डालने के बाद राजदीप पागलों की तरह अस्पताल में घूमते रहे। उनके मन में हजारों सवाल थे। अचानक अस्पताल के स्टोर रूम के सामने आ गया। आश्चर्य की बात है कि दरवाजा बंद नहीं है। ये लोग क्या करते हैं? कल सुबह बहुत कड़ी डांट पड़ेगी। सब इतना गैर जिम्मेदाराना। राजदीप ने अपने 3 साल के भतीजे टुनताई के लिए ट्रेन में खरीदी गई गुलाबी टॉर्च लेकर थोड़ी लापरवाही से दरवाजा खोला। ये पहली बार है जब राजदीप स्टोर रूम में दाखिल हुए। छोटी टॉर्च की रोशनी फेंकते हुए मैंने देखा कि अस्पताल में उपयोग होने वाली विभिन्न सामग्रियों का ढेर लगा हुआ था। इस टॉर्च की रोशनी में दीवार पर वस्तुओं की परछाई एक अजीब सी आकृति बनाती थी। यदि टूना उसे दिखा देती तो वह राक्षस से काफी डर जाता। राजदीप हंसे। बहुत दिन हो गए दुस्तुता देखे हुए। राजदीप स्टोर रूम से बाहर आ रहे थे, लेकिन अचानक उनकी छठी इंद्रिय ने उन्हें बताया कि पहली इंद्रिय उन्हें वंचित कर रही है। कुछ उपयोगी चीजें उनकी नजर से बच रही हैं। राजदीप फिर पीछे मुड़े। टॉर्च की रोशनी इधर उधर फेंकने लगी। नहीं, कहीं भी कुछ भी असामान्य नहीं। फिर उसकी छठी इंद्रिय ने झूठ बोल दिया। अरे, अब तक मुझे ध्यान ही नहीं आया कि लकड़ी की शेल्फ खाली है, लेकिन फर्श पर इतना सारा सामान क्यों रखा है? उफ़, वे काम नहीं करते। राजदीप शेल्फ की ओर चला गया। अद्भुत अलमारियों पर धूल की एक बूंद भी नहीं है। ये कैसे संभव है? धूल की एक बूंद भी अप्रयुक्त नहीं। राजदीप ने टॉर्च की रोशनी शेल्फ पर रख दी। वस्तु का नजर से बच जाना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन फिर भी राजदीप ने लकड़ी के शेल्फ के बाईं ओर एक गोल काली ऊंची चीज देखी। राजदीप ने हमेशा की तरह उसमें अपनी उंगलियां फिराईं। चीज अंदर चली गई। अकी, यह क्या है? लेकिन कोई स्विच। इससे पहले कि पेलोना राजदीप ज्यादा सोच पाती, हल्की चरमराती आवाज के साथ शेल्फ दाएं से बाएं ओर मुड़ गई और दीवारों में से एक में एक अंधेरा छेद राजदीप के सामने खुल गया। चौंक कर राजदीप 2 कदम पीछे हट गया, फिर उसके पास आया और टॉर्च की रोशनी छेद में फेंक दी। वहां से एक लंबी सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं, जिसका अंत अंधेरे के कारण दिखाई नहीं देता था। ऐसे समय होते हैं जब किसी स्थिति का मूल्यांकन साहस के बजाय सामान्य ज्ञान से किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो खतरे से बचना मुश्किल है। कभी कभी सबसे बुद्धिमान लोग भी ऐसी गलतियां करते हैं, और अब राजदीप की भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। साहस के पंख पर ही वह हाथ में 20 रुपए की मशाल लेकर सीढ़ियां में उतरने लगा। उसने गिनती नहीं की कि वह कितनी सीढ़ियां नीचे उतरा, लेकिन सीढ़ियों के अंत में जहां वह पहुंचा वह एक विशाल हॉल था। गत्ते के बक्सों के ढेर लगे हैं। एक क्षण में राजदीप को हलचल महसूस हुई। वह आगे बढ़े और एक बक्से पर टॉर्च की रोशनी डाली। एक लोकप्रिय हृदय औषधि का नाम डिब्बे पर चिपकाए गए कागज के टुकड़े पर लिखा है। वह हैरान था। क्या ये डिब्बे दवा से भरे हैं? उसने डिब्बे पर हाथ रखा और महसूस करने की कोशिश की कि अंदर क्या है। नहीं, समझ पाना संभव नहीं है। बाहरी परत बहुत कठोर है। राजदीप ने एक गहरी सांस ली और फिर पूरे हॉल में चारों ओर देखा। हॉल के एक छोर पर एक दरवाजा था, उसके बगल में और भी कमरे होंगे। इस समय तक राजदीप को फर्श के नीचे से आने वाली आवाज का रहस्य स्पष्ट हो गया। इन घरों की तरह ही शायद राजदीप जिस घर में रहता है उसके नीचे भी कोई घर हो और वहां शोर मचाने से उसे डर लग रहा हो। राजदीप को इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि वास्तव में दवाएं क्या हैं। हालांकि अब यहां रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि खतरा कभी भी आ सकता है। जो कल सुबह किया जाना चाहिए, देव पहले आकर सब कुछ देखेंगे, फिर पुलिस को बुलाएंगे। राजदीप सीढ़ियों की ओर मुड़ने ही वाले थे कि उनके चेहरे पर तेज रोशनी पड़ी। अंधेरे में अचानक तेज रोशनी से राजदीप की आंखें चौंधिया गईं। छोटी टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। अजनबी ने भी अपनी टॉर्च बुझा दी और फिर राजदीप की ये हालत हुई। अरे कालू, रुको!
मरने से पहले उस बेचारे को पता तो चले कि निक क्यों मर रहा है। एक अनजान आवाज ने किसी कालू से कुछ बातें की। राजदीप को अंदाजा हो गया कि उसकी गर्दन पर इस बालों वाले हाथ के मालिक का नाम कालू है। काले आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस जोर से हंसा, जिससे पीलातुस चौंक गया, जो पहले से ही राजदीप से डरा हुआ था। क्यों वाया? कल तलपिटलपा के साथ शहर जाना पर्याप्त नहीं है? आप सिर्फ आज रात के लिए मतबारी क्यों करने जा रहे हैं? सर आप। राजदीप को पहले ही अंदाजा था कि इस अपराध में शामिल लोगों में कुछ जान पहचान वाले लोग भी होंगे, लेकिन इस आदमी ने ऐसा कह दिया। आवाज का स्वर स्पष्ट सुनकर भी उसे विश्वास नहीं होता। नहीं, मैं आपकी तरह आदर्शवादी नहीं हूं। अगर आप समझे तो मुझे पैसे चाहिए। बोली और हरगिल डॉक्टर, आप खाली हाथ हमसे लड़ने आए थे, आप में कहने की हिम्मत है। राजदीप इस आवाज के मालिक को नहीं जानते। अरे बेटा, मैं सुबह बिताकर नए घर चला जाता, नहीं तो मर जाता। रामवरस तुम, क्या आप उनसे जुड़े हैं? तो तुम मुझे आए दिन डराने की कोशिश करते हो। तुमने मुझे डराने के लिए क्या किया? हर शाम आप अपनी खिड़की से कुकी कुकी खेलते हैं। ये काला आदमी सीढ़ी पर चढ़ता है और अपने मोटे कोट के साथ छत पर कूदता है। ऐसे कितने और लोग हैं? आप किसी भी चीज से नहीं डरते। कहना चाहिए कि आपका हैजा प्रबल है। हे। राजदीप सोच भी नहीं सकते थे कि खुद को सीधा सादा ग्रामीण समझने वाला रामवरस का चेहरा इतना बदसूरत हो सकता है। और देव, जो एक हंसमुख मिशु आदमी लगते थे, जिन्होंने लोगों की सेवा करने का व्रत लिया था, ऐसे अपराधी अंडरवर्ल्ड हो सकते हैं। जाने से पहले सुन लो डॉक्टर, ये अस्पताल आंखों में धूल झोंकने के समान है। असली डील नीचे है। हे। वह हीरोगिरी करने, नकली दवा के कारोबार में मुनाफा कमाने के बजाय बड़े डॉक्टर बाबू की तरह हमारे साथ जुड़ सकते थे। मुझे पहले दिन से पता था कि यह हमारे साथ जुड़ने वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए मैं आपसे भूत का किरदार निभाने के लिए कहता हूं। हम ठीक है डॉक्टर बाबू। ने कालू, देर मत करो, जल्दी से इन परेशानियों से छुटकारा पाओ। सामान पहुंचाने के बाद मैं इसके शव को पीछे के रास्ते निधिराम के तालाब में फेंक दूंगा, जिससे पानी में आवाज भी नहीं होगी। एक अपरिचित आवाज ने कलुक का पीछा किया। सोमनाथ दा। आखिरी कोशिश में राजदीप अपनी जान की भीख मांगने गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, कालू का हाथ उसकी गर्दन पर कस गया। वाह, मुझे कुछ नहीं करना है। अतिरिक्त साहस दिखाए बिना भी काम चल सकता है। हालांकि हमारे पास स्टॉक में सभी चाकू और घोड़े हैं, लेकिन हमारे काले चाकू आपके लिए पर्याप्त हैं। टाटा वाया। रामवर ने एक शक्तिशाली आपातकालीन लाइट जलाई। उनके चेहरों को देखकर राजदीप को लगा कि वे इंसान हैं। कालू की मुट्ठी उसकी गर्दन पर कस गई। मां जाओ। आखिरी पल में राजदीप ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अचानक उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि गले की टाई ढीली हो गई है। ये कालू कटे हुए केले के पेड़ की तरह गिर पड़ा। तभी उसे वहां एक महिला खड़ी दिखाई दी, जहां थोड़ी देर पहले कालू खड़ा था। लाल साड़ी, लंबे लंबे बाल, भरा हुआ सिंदूर, लेकिन इस महिला में कुछ भी असामान्य नहीं। अरे, ये महिला तो पारदर्शी है। राजदीप आह 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 चिल्लाया। आह, चलो भी। क्या आप समझते हैं कि जब आप उल्टी कर दें तो आपको मां नहीं बल्कि मां को बुलाना चाहिए? पारदर्शी महिला अपने मोतियों जैसे सफेद दांतों के साथ मुस्कुराई। राजदीप इसे संभाल नहीं सके और जमीन पर गिर पड़े। बहुत टुकू मासी तुम। रामवर सर की घबराई हुई आवाज। एक पल में उस पारदर्शी औरत यानी टुकू मासी का हाथ इलास्टिक जितना लंबा हो गया और दूर खड़े रामवर सर के गाल पर तमाचा जड़ दिया। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मौसी हूं। फेंक कर कितने प्यार से अचार खाते हो और अब आकर मस्तानी कच्ची खाओ। शर्म नहीं आती? थप्पड़ के जोर से बेहोश होने से पहले यह समझ नहीं आया कि रामवर सर को शर्म आई या नहीं। कमरे में मौजूद बाकी लोग भागने लगे, लेकिन टुकू मासिक कहां छोड़ेगा। आंटी के हाथ पैर इलास्टिक जितने लंबे हो गए और बदमाशों को पीटते रहे। टुकू मासी की लड़ाई देखकर राजदीप को 90 के दशक में कम बजट वाली बंगाली फिल्मों के अंत में अतिरंजित तबाही वाले दृश्यों की याद आ गई। जब उसने उन्हें देखा तो उसका उत्साह दूर हो गया और उसके पेट में गड़गड़ाहट हुई और वह हंसा। हालांकि अब राजदीप बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रहे हैं और न ही टुकू मासी का राजदीप को हंसाने का कोई इरादा नजर आ रहा है। तुमने फेंकी हुई कांचियां क्यों ले लीं? चाची। क्या लो? जब से मैं यहां आया हूं वे मुझे हर दिन भूतों से डराते हैं। मैं डरता नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन आज जब मुझे पता चला कि भूत नाम की कोई चीज होती है
तो अब मुझे डर नहीं लगता आंटी। आप महान हैं, जिस तरह आपने मेरी मदद की, इन बदमाशों को सज्जा दी। ओ लो ठम ठम। मुझे इन फायदों के बारे में नहीं पता था बापू। मैंने देखा कि काला मुस्कुंदा तुम्हें मदहोश करने वाला है, इसलिए मैं चला आया। अगर मैंने तुम्हें मार डाला तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तुम्हारी समस्या फिर क्या है? तू फिर भूत बनकर क्यों मर गया और अड्डा क्यों बनाया? 2 दिन बाद तेरी पत्नी घर में रह गई। फिर तेरी पत्नी आकर मुझे रोज चिढ़ाती थी। सुनो बापू, में मेरी जगह अब किसी और के लिए है। तुमने मुझे इसके लिए बचाया। हम इसे अभी मत फेंको। तुम्हें अलविदा। तुम्हारा मांस अब हवा के लिए बाहर है। जब वह वापस आएगा और तुम्हें देखेगा तो बहुत क्रोधित होगा। क्या इसका मतलब यह है कि वे जो नकली दवा का कारोबार चला रहे थे उससे आपका कोई लेना देना नहीं है? एक मोलो, ये जानते हुए कि यह नकली है या पानी, मुझे क्या करना चाहिए? मैं बापू मुख्यु सुख्यु भूत हूं। मैं उन्हें रोज देखता था। वे कुछ चीजें देते थे और फिर चले जाते थे। मैंने तो सोचा था कि कोई अच्छा काम होगा, लेकिन आज जब तुम नशे में धुत हो गए तो मालूम हुआ कि ये सब शैतान हैं। बुरा काम हो गया। हम आंटी, वो बहुत बुरा काम करते थे। उनके लिए कितने हजारों लोग। मैं तो ये सोचकर भी कांप जाता हूं। तुमने उन्हें मार डाला। चले जाओ। मैं मेरी जगह पर कब्जा करके तुम्हें बचाऊंगा लिब्बी, और फिर मैं खुद उन्हें मार डालूंगा और अपने पैरों पर लात मारूंगा। कल पुलिस आकर उन्हें ले जाएगी। मैंने अभी देखा है बापू। कुआं। राजदीप किसी तरह अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए सीढ़ियों तक ले आए। वह अंदर से खालीपन महसूस करता है। मुझे थोड़ी खुली हवा चाहिए, आज बहुत दबाव था। इस थ्रो को सुनो। राजदीप ने चारों ओर देखा। बताओ। मैं कह रहा हूं कि आपने ये अस्पताल नहीं छोड़ा है। गेरम के लोगों को आपकी आवश्यकता है। तुम्हें पता है कि मैं कूड़ेदान में मर चुका हूं। टुकू मासी कितनी बोर हो गई थी। राजदीप धीरे से मुस्कुराए। आपने अस्पताल के भूतों को घायल कर दिया है आंटी। अब मुझे यहां से कोई नहीं ले जा सकता। मैं सहमत। राजदीप का आश्वासन पाकर टुकू मासी ने हाथ उठाकर उन्हें हृदय से आशीर्वाद दिया। जिंदा रहो पापा। दुग्गा दुग्गा।